हेलो माय सीएमए स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीएमए नीतीश अग्रवाल आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ पेपर रिव्यू ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओल्ड सिलेबस। कौन सा मैंने? ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस में हम लोगों ने जितना मैंने बताया था अपने एग्जामिनेशन सीरीज में वो डिट्टो सेम पेपर पैटर्न आया है। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, थैंक यू सो मच सर। मैं आप लोगों को बता दूं, मेहनत आपकी थी, मेरी नहीं। मैंने सिर्फ एनालिसिस बताया था और आपने उसको फॉलो करके गया था। थैंक यू सो मच। आप लोग को बस ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छे निकाल के आने हैं। बहुत सारे बच्चे ने मेरे को मैसेज किया कि भैया प्लीज आप लोग कम से कम एमसीक्यू बता दीजिए, तो मैं आपको एमसीक्यू बताने आया हूं कि भैया कौन सा सब्जेक्ट में एमसीक्यू क्या क्या हो सकता है। डिटेल सॉल्व पेपर रिव्यू एंड एग्जामिनेशन पैटर्न सारा चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा एग्जाम के। अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, 5 से 6 मिनट में मैं सारे एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कर देता हूं। आप बस उसको मिला लीजिएगा कि आपने ये मारा है कि नहीं। सबसे पहले बोलता है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट विद वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। ओके, एमसीक्यू एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एडवांस टू द सप्लायर आर। भैया एडवांस हम लोग दे चुके हैं, मेरे लिए एसेट्स है तो बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखेगा। द रेंट एंड टैक्सेस पेड 300 ड्यूरिंग 2020-23 एज अ मार्च ऑफ 23 द रेट ऑफ द रेंट फिक्स विद 31 जनवरी ईयरली बिन चार्ज द 300। मतलब फिक्स 100 हम लोग का बढ़ाया गया, कोई बात नहीं। कैलकुलेट द प्रीपेड रेंट एंड द टैक्सेस शोन इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। 250 रुपया कितना होना चाहिए बाबू? 250 रुपया। भैया वो तुम्हारा 300 रुपया पड़ा, भैया 250 रुपया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया नेक्स्ट बोलते क्या बोला भैया? द कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग कैपिटल बस 5 लाख, रिलाइजेबल वैल्यू 120, तो भैया 6 लाख हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। रिलाइजेबल एक्सपेंसेस 5% तुम्हारा इसका माना जाएगा तो 25,000 हो गया, कोई बात नहीं है। What amount stock will be shown in the income statement of the Malaya account which is not a going concern? अच्छा, going concern नहीं है, याद रखिएगा going concern नहीं है। तो इसमें दो चीज़ होता है, हम लोग हमेशा going concern नहीं होता है तो going concern में हम लोग हमेशा माइनस करके लिखते हैं। तो 575 आंसर होना चाहिए, 575 आंसर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है तो मेरे हिसाब से नन ऑफ द अबव होता है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट ये मानता है कि इनकम साइड सिर्फ दिखाना था तो आंसर होगा तुम्हारा बी वाला। मेरा टॉपिक समझना, ये बोल रहा है व्हाट इज द शोन इन द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में कौन सा होगा तो आंसर होना चाहिए नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि 575 आंसर आ रहा है। लेकिन सिर्फ इनकम का अगर बात किया जा रहा है, एक्सपेंसेस को अगर इंस्टीट्यूट इग्नोर कर रहा है तो आंसर बी हो जाएगा, लेकिन होना नहीं चाहिए। 99% हम लोग मानेंगे कि डी आंसर होगा। नेक्स्ट, द प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट अपीयर फॉर द 50,000 इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ द कंपनी विद नॉट अ गोइंग कंसर्न। ये भी नॉट गोइंग कंसर्न नहीं है, डेप्रिसिएशन 10% कटता है। रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इतना है, कितना 80%, और एक्सपेंसेस कितना 8%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी शोन इन द इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स? 5 लाख रुपया। कैलकुलेशन मैंने कर चुका है पहले ही, आप लोग को यहाँ पे सिर्फ आंसर बताया जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं आपको समझाता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, देखो बहुत सारे बच्चे ना इसमें 1,20,000 मार के आएंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन इसका आंसर होगा 80,000। कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। ये ट्रेडिंग हुआ, 1,60,000 का मेरा क्या था? सेल था, ठीक है भैया। भैया मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था? मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 40,000 का, ठीक है भैया। 25% ग्रॉस मार्जिन 40,000 का मेरे पास ये भी था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल का मतलब होता है ओपनिंग प्लस परचेज। तो यहाँ 2 लाख की जगह आएगा 1,60,000, तो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए 80,000। समझ में आ गया बोलने की मतलब? अच्छा, के क्या बोला मैंने? के ऑफ कानपुर सेट सेंटर certain goods to the D2 of Delhi at a cost plus of 25%. Three of the goods received for the D sold इतना and 10% of the invoice price. The amount price of the sent out इतना। बेस का आंसर होगा 5,70,000 रुपये। डायरेक्ट निकालने वाला है, कैलकुलेटर पे निकल जाएगा। इसमें बोलता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द एडवांस एंड द आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ द क्लब इज शोन बोथ ऑन बैलेंस शीट। क्योंकि भैया मेरे लिए वो लाइबिलिटी है, आगे जाके वो रिडीम कर लेगा तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी है। बहुत अच्छी बात है। द कॉस्ट पर केजी ऑफ द फिनिश गुड्स आर कंसिडर्ड ऑफ द मटेरियल कॉस्ट 150, डायरेक्ट वेजेस इतना, वेरिएबल प्रोडक्शन इतना। द फिक्स ओवरहेड, द फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस ऑफ द कितना इज 40 lakhs, देन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इतना एज पर टू विल बी कितना होगा बाबू? 33.5 lakhs, 33.5 lakhs। डायरेक्टली आप इसमें निकाल सकते हो, आप डायरेक्टली इसके अंदर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं तो टेलीफोन चार्जेस, क्या बोला मैंने? टेलीफोन चार्जेस पेड 1,500,
1,500 हम लोग दे रहे हैं। द क्वार्टर चार्जेस फॉर द टेलीफोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट एक्रूड 300, उसमें 300 बकाया रह गया। द चार्ज फॉर द ईच क्वार्टर इज द सेम फॉर बोथ इतना। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस शोन इन द ओपनिंग बैलेंस। भैया कितना होगा हम लोग का 300 होगा। कितना भैया 300 बाकी है तो 300 होगा, बाकी 1200 कैसे हो सकता है? 1200 तो हम लोग यूज कर लिए ना, इसलिए 300 ही यहाँ पे आंसर होगा। और लास्ट में भैया तुम्हारा एएस किसका है? 9 का क्वेश्चन है, यहाँ पे रेवेन्यू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ब्लंडर हो चुका है। मैच द फॉलोइंग आप लोग देखिएगा, मैच द फॉलोइंग में आंसर लिख दे रहा हूँ 3 4 2 5 1 3 4 5 2 1 3 4 2 5 1 ये आंसर है तुम्हारा 3 4 2 5 1। अगर ये आपने लिखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भैया 5 में से 5 क्या लिखना है? 5 में से 5 कमेंट आपको क्या करना है? 5 में से 5। चलिए नेक्स्ट ट्रू फॉल्स का बात करते हैं। ट्रू फॉल्स मेरे स्टूडेंट जिसने भेजा है उसने ट्रू फॉल्स पहले से मार्क कर रखा है, लेकिन हम लोग पढ़ पढ़ के समझेंगे क्या है क्या नहीं। ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर अंडर डेटर मेथड ऑफ द ब्रांच अकाउंटिंग इज अ नॉमिनल अकाउंट। ट्रू है भैया, ये सही लिखा उसने। द फंडामेंटल एजम्पशन आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फंडामेंटल एजम्पशन जो है वो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाते हैं। तो भैया ठीक है, करेक्ट। चेंज इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट हैज टू बी गिवन द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ना बाबा ना, हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं करते, जो पहले हो चुका है उसको भूल जाओ। चेंज इन द मैटर ऑफ द डेप्रिसिएशन रिगार्ड्स इन चेंज इन पॉलिसी ऑफ द एंटिटी। चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द एंटिटी। ट्रू भैया, हम लोग ये चेंज इन पॉलिसी माना जाएगा। लास्ट में स्ट्रेट लाइन मैटर फॉर द डेप्रिसिएशन इन फॉलो टू द यूनिफॉर्म चार्ज और द डेप्रिसिएशन रिपेयर। न भैया गलत है, ये भी तुम्हारा गलत हो चुका है, कोई बात नहीं भैया। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग देखेंगे क्या है क्या नहीं, उसके बाद अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हो गया। अच्छा यहाँ समझते हैं। द रिलेशन बिटवीन द को वेंचर इज दैट को ओनर। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनिंग कंसाइनर, भैया क्या होगा तुम्हारा? प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंट एंड प्रिंसिपल क्यों नहीं होगा? अगर तुम पहले एजेंट लिख देते हो तो एजेंट रिप्रेजेंट कंसाइनी, कंसाइनी तो प्रिंसिपल है ना, इसीलिए कंसाइनी एजेंट नहीं हो सकता, इसलिए प्रिंसिपल एंड एजेंट लिखना, एजेंट एंड प्रिंसिपल नहीं लिख सकते हो। फिनिश्ड गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी इज विच एवर इज लोअर। अच्छा इसमें क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन and valuation। एलोकेशन नॉट वैल्यूएशन। बहुत सारे यहाँ पे बैलेंस बीडी होगा। क्या होगा बच्चा लोग? बैलेंस बीडी। यहाँ पे अगर आप लोग का ये सही है तो आप लोग लिखिएगा 25 में से 25। जिन बच्चों का 25 में से 25 सही हुआ तो लिखिएगा 25 में से 25, और जिन बच्चों का 20 सही होगा वो लिखोगे 25 में से 20। समझ में आ रहा है? उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे आपका मोरल बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। मैं बाकी सब वीडियोज़ का भी लिंक आपको दे दूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली मेरा एग्जामिनेशन वाले वीडियोज़ पे ज़रूर से जाइएगा और उसमें अपने प्रिपरेशन को एक नया एज दीजिएगा। अगर वो टॉपिक आप नहीं किए हो तो वो टॉपिक एग्जाम में करके आइएगा। ओएम में, एसएम में, बाकी सबका मैंने वीडियोस बना चुका हूं। प्लीज उसको वीडियो को चेकआउट कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर वो वीडियो आपको हेल्प किया होगा तो। चलिए ऑल द बेस्ट।